कोई बात नहीं, चलिए लास्ट में कहां तक किए थे हम लोग, लाउडनेस पढ़ लिए थे, ठीक है। लाउडनेस में क्या था, लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज प्रॉपर्टी ऑफ ए साउंड दैट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ द वेव, इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। फोकस रहो बेटा, इधर उधर देखना नहीं, बहुत कूटेंगे। तो हमने देखा था इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है इससे, तो ये क्या होगा, इसके कंपैरिजन में इसकी लाउडनेस ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मीन पोजीशन की एक साइड जितना मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वही उसकी क्या होती है, मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन जो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा किसी एक साइड, उसी को हम बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। ये सब डिस्कस कर लिए हमने, बस जल्दी जल्दी बता के आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड लिखो प्रॉपर्टी, पिच या इसी को कहते हैं श्रिलनेस, लिखो पिच या फिर व्हाट, श्रिलनेस। हेडिंग करो पिच या फिर व्हाट, श्रिलनेस। पिच या फिर श्रिलनेस क्या होती है, देखो पिच पढ़ेंगे हम लोग या फिर क्या, श्रिलनेस। ये क्या है देखो, पिच और व्हाट, श्रिलनेस। इसमें क्या कहा जा रहा है देखो, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच एन एक्यूट और श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए ग्रेव और व्हाट, फ्लैट साउंड। मतलब इससे ये पता चलता है कि कौन सी आवाज मोटी है, कौन सी क्या है, पतली है। जैसे इन जनरल क्या होती है, जो मेन होते हैं उनकी आवाज क्या होती है, आदमियों की आवाज मोटी होती है, वीमेन की आवाज थोड़ा होती है ना श्रिल, पतली होती है। उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, एक्यूट है या श्रिल है, या इसी को क्या कह रहे हैं, ग्रेव है और क्या है, फ्लैट है। मतलब आवाज मोटी या पतली इससे पता चलता है, किससे, पिच से या फिर श्रिलनेस से। तो लिख लो, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच, यहां लिखा है सब, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच, it is a characteristics by which an acute or shrill sound can be, an acute or shrill, ये लिखा हुआ है, an acute or shrill sound can be distinguished, sound can be distinguished from a grave or a flat sound, from a grave or what, flat sound, from a grave or what, flat sound। अब देखो यहां, pitch depends on its frequency, pitch depends on what, its frequency, pitch depends on its frequency, pitch depends on its frequency। pitch जो है वो किस पे डिपेंड करता है भैया, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। pitch depends on its what, frequency। तो जो हमारी pitch होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। और फ्रीक्वेंसी क्या था, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। याद है, ये लिखा था, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यही था। और पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी उतनी हाई क्या होगी, पिच होगी। जैसे इसमें देखिए, इसकी देखिए फ्रीक्वेंसी कम है, ये यहां से यहां तक में कितना ऑसिलेशन देखो कर रहा है भैया, यहां हुआ तो कितना हुआ, इसका 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, यहां 1 हो रहा है, यहां कितने हो गए 2, इतने में केवल 2 ऑसिलेशन हुआ। इसका देखिए, यहां 1 हो गया, यहां कितने हो गए भैया, बोलो 2, यहां कितने हो गए 3, इसके ज्यादा हो गए कि नहीं, इसमें ज्यादा हो रहे थे, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी पिच क्या होगी, हाई होगी, इसकी पिच क्या होगी। जिस वेव में जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी पिच उतनी क्या होगी, हाई होगी। जिसके फ्रीक्वेंसी जितने कम होंगे उसकी पिच उतनी क्या होगी। इसको जल्दी से बना लो, लिख लो, हाई पिच लो पिच का मतलब क्या है, समझते रहो, नोट डाउन करो जल्दी से। साउंड की लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, इसके कैरेक्टरिस्टिक से बात कर रहे हैं। देखिए इसको क्वालिटी या क्या क्या बोलते हैं हम, टिम्बर। क्या बोलेंगे इसको, क्वालिटी या फिर टिम्बर। और लिखो क्वालिटी या फिर क्या है, टिम्बर। लिख लो भैया, क्वालिटी या फिर टिम्बर बोलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, क्वालिटी या फिर टिम्बर।
क्वालिटी या फिर व्हाट, टेम्पर। क्वालिटी या फिर टेम्पर, लिख लो लिख लो। लिखे क्वालिटी या फिर टेम्पर। इसमें क्या बताया जा रहा है, इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश व्हाट टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच बट इमिटेड बाय टू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ साउंड। मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक्स से हम क्या डिस्टिंग्विश करते हैं, दो साउंड वेव को हम डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या होना चाहिए उनमें, क्या क्या होता है। सेम लाउडनेस होगी मतलब सेम एम्पलीट्यूड होगा, सेम पिच का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होगी। लिखो मैं बताता हूं, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, मैं बताता हूं। लिखो लिखो, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड, it is a characteristics of a sound, it is a characteristics of a sound by which, it is a characteristics of a sound by which we can distinguish two sound wave, we can distinguish two sound waves having same frequency and same amplitudes, having same frequencies and same amplitudes, having same frequencies and same amplitude। मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो रहे ना हमारी बात। तो इस क्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी या फिर क्या बोलेंगे, टिम्बर बोलेंगे, किसके, साउंड के। क्लियर है ना। जैसे ये देखो, हर एक इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड निकलते हैं उनकी एक पैटर्न होते हैं, पैटर्न होते हैं कि नहीं। जैसे देखो वायलिन से जो निकल रहा है उसका इस तरह से है, और क्या हुआ बेटा विनोद, देखो वायलिन से, पियानो से जो निकल रहा है इसका ये है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिनसे जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा उसका एक क्या होगा, डेफिनिट पैटर्न होगा। उस पैटर्न के बिहाफ पे हम बताएंगे। देखो एम्पलीट्यूड सेम होने का मतलब मीन पोजीशन से जो इनका ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है, सबका क्या है, सेम है। लेट्स सपोज अगर ये अपनी मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा था तो ये भी अपनी मीन पोजीशन के 2 सेंटीमीटर ही ऊपर जा रहा है, और ये भी अपनी मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर ही ऊपर जा रहा है। मतलब पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। सेम फ्रीक्वेंसी होने का मतलब 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन ये कंप्लीट कर रहा है सेम उतना ये भी करेगा, सेम उतना ये भी करेगा। ऐसे दो वेव्स को हम जिस मतलब कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी या फिर क्या बोलेंगे, टिम्बर बोलेंगे। ये ध्यान में रखना है। क्लियर है, लिख लिया, चले आगे। लिखिए म्यूजिक क्या होता है, नॉइज क्या होता है, ये समझ लो। लिखो म्यूजिक, पहले हेडिंग करो म्यूजिक, जो आप सुनते हैं लगातार वो क्या होता है, फिर साउंड की बात करेंगे। पहले लिखिए म्यूजिक, म्यूजिक क्या होता है ये समझ। म्यूजिक लिखे, म्यूजिक में लिखे क्या लिखा है इसमें, इट इज ए प्लीजेंट कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन। लिखो इट इज ए प्लीजेंट continuous and uniform sound produced by regular and periodic vibrations. Regular and what? Periodic vibration. It is a pleasant, continuous and uniform sound produced by regular and periodic vibration. Regular and what? Periodic vibration. ऐसे साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूजिक। मतलब जिनको सुनने के बाद आपको अच्छा लगता है, हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है, दिल बाग बाग हो जाता है, उन साउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूजिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे बहुत बार आप सॉन्ग सुनते रहते हो, कुछ लोग भी साथ में गाते रहते हैं, उनको लगता है कि उनको गाने से थोड़ा सा म्यूजिक का, और उन्हें नहीं पता है कि वो जिस तरह से गा रहे हैं आदमी इरिटेट हो रहा है। सामने कोई हथियार धारदार मिल गया तो आपका
काम तमाम कर सकता है, तो शांत रहना चाहिए, गाना सुनना चाहिए। दूसरा है नॉइज। नॉइज क्या होता है? जिनको सुनने के बाद आपको इरिटेशन होता है, लिखो देखो, इट इज ए नॉन पीरियोडिक इरेगुलर, इट इज ए नॉन पीरियोडिक इरेगुलर एंड discontinuous disturbance and discontinuous disturbance, लिख क्यों नहीं रहे हो बेटा? and discontinuous disturbance, ठीक है, on लिखो, on listening it irritates the human being, परेशान हो जाता है ना, इसलिए आपके मैडम लोग कहते हैं डोंट मेक ए नॉइज, अल्लाह ऐसा साउंड प्रोड्यूस ना करो जो क्या करे, इरिटेट करे, डिस्टर्ब करे। इसलिए वहां नहीं कहते डोंट मेक ए साउंड, वहां क्या बोलते हैं? डोंट मेक ए नॉइज। क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि जो साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अननेसेसरी है, अनवांटेड है, उसकी यहां कोई अभी जरूरत नहीं है। क्या लिखा आपने? इरिटेट्स ह्यूमन बीइंग एंड गिव्स अनप्लीजेंट फीलिंग, एंड गिव्स व्हाट? अनप्लीजेंट फीलिंग्स। बहुत खराब लगता है कि भाई अनप्लीजेंट फीलिंग। जैसे ये देखो, कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है, जबरदस्ती जाकर उसको ठोकने पीटने लगते हैं, बजाने लगते हैं, न सुर है न ताल है, बजाए चले जा रहे हैं। इरिटेट होते हैं कि नहीं आप उससे? इरिटेट होते हैं कि रहने दे भैया, तू तो रहने ही दे, बोलता ही नहीं। ये है नॉइज। हेडिंग करिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लिखो बेटा विनोद, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसे बना लो जल्दी से। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसमें क्या होगा? साउंड वेव किसी रिफ्लेक्टर से टकराएगा, फिर लौटकर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में लिखिए, लिखिए क्या कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह ही होता है। आप लोगों ने लाइट पढ़ा? हाँ, जैसे लाइट रेस यहाँ मिरर पे पड़ती है, किसी रिफ्लेक्टर पे पड़ेगी भाई, स्मूथ सरफेस पे तो बाउंस बैक होती है ना, वैसे साउंड भी होता है। बहुत, जैसे मान लीजिए हिल्स एरिया में है आप, माउंटेन्स के पास हैं, तो बहुत बार आप बहुत तेजी से किसी का नाम बुलाते हैं या कुछ भी बोलते हैं बहुत तेजी से, क्या होता है? वो नाम फिर से रिफ्लेक्ट होकर आपको सुनाई देता है कि नहीं? उसको इको बोलते हैं बेसिकली, अभी देखेंगे। लेकिन वो रिफ्लेक्शन का ही तो कॉन्सेप्ट है। जाया टकरा के फिर क्या हो गया? वापस आया। सोना बोल दिया, सोना आ गया 3-4 बार।
मतलब नाम वही रिपीट होता रहेगा रिफ्लेक्शन की वजह से। लिखो इसको, लिखो द फिनोमिना इन विच, हाँ लिखो द फिनोमिना इन विच, द फिनोमिना इन विच व्हेन ए साउंड वेव, द फिनोमिना इन विच व्हेन ए साउंड वेव, द फिनोमिना इन विच व्हेन ए साउंड वेव इज मेड इंसिडेंट, या ऐसे लिखो व्हेन ए साउंड वेव strikes, when a sound wave strikes, when a sound wave strikes on a surface, on a surface, on a surface, ब्रैकेट में देना रिफ्लेक्टर, उसी सरफेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ, रिफ्लेक्टर, on a surface, ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, रिफ्लेक्टर, then it is get bounced back, then it is get what, bounced back, then it is get bounced back to the same medium, then it is get bounced back to the same medium, then it is get bounced back to the same medium, is called reflection of sound wave, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब साउंड गिरा कहीं, गिर के क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, वापस आया, यहाँ साउंड वेव क्या हुआ, स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद क्या हो गई, फिर वापस हो गई। तो साउंड की इस फिनोमिना को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी। इंसिडेंट साउंड वेव और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये नॉर्मल और इंसिडेंट साउंड वेव के बीच का जो एंगल बन रहा है ये आई, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल ये और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव के बीच का जो एंगल बन रहा है ये एंगल आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब तो जानते हैं, कॉमन सी चीजें। डन। इसके दो लॉ भी हैं, बना लिया है ना इसको। अब हेडिंग करो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हेडिंग करिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हेडिंग लिखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। दो लॉ हैं, लिखो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बेटा जल्दी नोट करो विनोद। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आ जाओ भाई, कौन कौन से हैं देखो। पहला, फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लिख लो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ है ये, फर्स्ट लिख लो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है इसका, दैट इज एंगल आई इक्वल टू क्या हो गया, एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल। दैट इज एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। क्लियर, लिख लिए। लिखो दूसरा, लिखो सेकेंड लॉ। क्या है सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट साउंड, द इंसिडेंट साउंड, द इंसिडेंट साउंड कॉमा द नॉर्मल साउंड, incident sound, the normal sound and the normal sound or reflected sound wave and reflected sound wave and reflected sound wave and reflected sound wave all lies in the same plane, all lies in the same plane। मतलब कौन कौन से, इंसिडेंट साउंड वेव, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यहां नहीं लिखा है, यहां दो बार नॉर्मल आ गया, परेशान न होना। इंसिडेंट साउंड, नॉर्मल साउंड, नॉर्मल होगा हमारा, नॉर्मल लाइन है ये, नॉर्मल लाइन है ये, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और रिफ्लेक्टेड साउंड, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यहां जो नॉर्मल साउंड लिख दिया, यहां क्या लिख देना, रिफ्लेक्टेड साउंड, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन।
एंड रिफ्लेक्टेड साउंड ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, लिखो। लिखिए भाई, लिख लिए। दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल, ये सभी क्या होंगे, एक ही प्लेन में, दे ऑल लाइज इन द सेम। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े। ठीक, स्पीड ऑफ साउंड ये सब तो डिस्कस कर रखा हमने ऑलरेडी, आपको बता रखा है। एको, इको कहते हैं कुछ लोग इसी को, लिख लो भैया, इको। इको लिखो, हेडिंग करो, एको, या इसी को इको लिखते हैं। भाई अभी जिसका एग्जांपल दे रहे थे, आप हिल्स एरिया में गए हैं, कुछ बोल रहे हैं बहुत तेजी से, तो वही साउंड बार बार क्या होता है, रिपीट होता है ना। ठीक है, लिखो। इको में क्या होगा, लिखो, लिखो, व्हेन ए सोर्स produces a sound when a source produces a sound, then repetition of hearing of then the repetition of hearing of what, this sound wave, this sound, then the repetition of hearing of this sound, then the repetition of hearing of this sound, मतलब जो साउंड वो प्रोड्यूस किया, is called echo, is called what, echo। अब कोई आदमी एक बार कोई चीज बोल दिया तो वही बार बार क्या हो रहा है, आवाज गूंज रही, रिपीट हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इको, एको बोलते हैं। वही होता है ना भाई, इसी को क्या बोलते हैं आप, इको, एको बोलते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस भी जानते रहिए, समझ गए। देखो आदमी जैसे चिल्ला रहा भैया हिल्स एरिया में, या कहीं दीवार से कोई आवाज टकरा के फिर से इशू क्या कर रही है, इको का मतलब बेसिकली क्या है, रिपीटिशन ऑफ साउंड है। ठीक, नीचे लिखो कंडीशंस फॉर इको, लिखो कंडीशंस फॉर इको। इसकी क्या कंडीशंस है ये जानो, कंडीशंस फॉर इको। इको की क्या कंडीशन है, कंडीशंस फॉर इको, बहुत ध्यान से देखो ना। पहली कंडीशन लिखो, देखो ये क्या है, लिसनर है, ये क्या है, रिफ्लेक्टर है। जहां से आवाज टकरा के आ रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टर। ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्टर है। और ये क्या है, ये लिसनर है, ये सुन रहा है। ये जनाब क्या कर रहे हैं भैया, सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, लिसनर हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, या कितना होना चाहिए, मिनिमम 17 मीटर या 17 मीटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्ट आपको इको देखने को मिलेगा। 17 मीटर या 17 मीटर से कम, 17 मीटर से अगर कम डिस्टेंस है तो आपको इको नहीं मिलेगा। आप कितना भी शोर कर लो कुछ भी होने वाला नहीं है, कितनी भी शाउटिंग कर लो आप। लिखो इसमें, लिखो द डिस्टेंस बिटवीन, पहली कंडीशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड, मतलब जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर का मतलब जहां से साउंड टकरा के वापस आ रहा है उसी को रिफ्लेक्टर बोल रहे हैं। दो सोर्स, रिफ्लेक्टर कोई भी हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, हिल्स एरिया में है तो माउंटेन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप लिखो द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर मस्ट बी 17 मीटर और मोर देन 17 मीटर, मस्ट बी 17 मीटर, मस्ट बी व्हाट, 17 मीटर और
मोर देन 17 मीटर, या तो 17 मीटर होना चाहिए, तो 17 मीटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी साउंड वेव हमारे क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है? बात क्लियर हुई अपनी? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन लिखो, कंडीशन 2, सेकेंड कंडीशन, बट सेकेंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 लिखें। इसमें क्या कहता है, जो साउंड वेव है उसकी जो वेवलेंथ है ना, रिफ्लेक्टर से क्या होना चाहिए, जो रिफ्लेक्टर की हाइट है, साइज है, साउंड वेव की वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लिखो द साइज ऑफ रिफ्लेक्टर या हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर, द हाइट और व्हाट, साइज ऑफ रिफ्लेक्टर, द हाइट और साइज ऑफ रिफ्लेक्टर, द हाइट और व्हाट, साइज ऑफ रिफ्लेक्टर, द हाइट और व्हाट, साइज ऑफ रिफ्लेक्टर must be more than wavelength of the sound, must be what, more than wavelength of the sound। मतलब साउंड की जो वेवलेंथ है उससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब पता था छोटा सा पहाड़ लिया आपने, एक तो पत्थर रख के बोल रहे हैं इतने किलोमीटर, भैया साउंड रिफ्लेक्ट नहीं आ रहा, नहीं होना, साइज उसकी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी तो हिल्स एरिया की हम बात कर रहे हैं। एक छोटा सा पत्थर रख दिए कि हम 17 मीटर पर रख दिए, बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा, नहीं होगा, साइज उसकी वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखो, नहीं तो क्रॉस ओवर कर जाएगा ना, निकल जाएगा। नेक्स्ट लिखो, थर्ड लिखो, द एनर्जी ऑफ व्हाट, लिखो द एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, द एनर्जी और, एनर्जी का मतलब वही इंटेंसिटी है, द इंटेंसिटी, एनर्जी या फिर एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी लिख लो। द एनर्जी और व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मस्ट बी सफिशिएंट, द एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ साउंड मस्ट बी सफिशिएंट, द एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ साउंड मस्ट बी सफिशिएंट। द एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ साउंड मस्ट बी व्हाट, सफिशिएंट। नहीं पता चला आवाज इतने आप धीरे बोले हैं, हिल्स एरिया में भी गए और आराम से बोल दिए, विनोद कहे इको नहीं आ रहा है, आएगा क्या, नहीं, आवाज भी थोड़ी क्या होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए ना। अब धीरे से ही बोल देंगे तो आ जाएगा क्या, नहीं भाई, आवाज आपकी रिफ्लेक्टर तक पहुंचनी भी तो चाहिए। पता था जाते जाते पहुंच ही नहीं पाई वहां तक, रिफ्लेक्टर तक, फिर रिफ्लेक्टर तक पहुंचे तो रिफ्लेक्ट होकर आने तक भी उसकी एनर्जी होनी चाहिए ना, आवाज थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, लाउडनेस होनी चाहिए उसमें, और डिस्टेंस मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर या 17 मीटर से ज्यादा, तभी सुनाई देगा, अदरवाइज नहीं सुनाई देगा। फिर साउंड वेव्स की हम टाइप्स की बात करते हैं, लिखो टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स, हेडिंग करो, लास्ट हेडिंग है ये, टाइप्स ऑफ साउंड वेव, टाइप्स ऑफ साउंड वेव बेटा, बस लास्ट है विनोद, टाइप्स ऑफ साउंड वेव 3 है, कौन से हैं पहले तीनों देख लो भैया। फर्स्ट है आपका इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, हाँ इसकी फ्रीक्वेंसी होगी इन बिटवीन, कहां से कहां तक होगी, 0 to 20 हर्ट्ज, इंफ्रासोनिक कहते हैं, मतलब ऑडिबल नहीं है इसको, हम लोग इसको कुछ डॉग्स या कुछ एनिमल्स वगैरह हैं जो सुन सकते हैं, आप लोगों की बस की बात नहीं, जो सुन रहा है समझ लो दूसरी कैटेगरी में पहुंच गया है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लोग हो सकते हैं, नहीं कैसे, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। सेकेंड सोनिक वेव, सोनिक वेव, इसी को ऑडिबल वेव भी कहते हैं, सोनिक या कहते हैं इसको क्या, ऑडिबल, इसकी फ्रीक्वेंसी इसे हम सुन सकते हैं, हाँ अरे वाह, फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज,
थर्ड कौन सा है? थर्ड अल्ट्रासोनिक। इसी को अल्ट्रासाउंड वेव भी कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भैया? इसकी फ्रीक्वेंसी हाँ मोर देन 20,000, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, जैसे बैट्स वगैरह करते हैं ये सब, है ना। मोर देन 20,000 मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा ये। इज इट क्लियर? इतना था साउंड में अपने पूरा पढ़ने को। आज ये चैप्टर क्या हो गया? इको में एक चीज रह गया, थोड़ा सा लिख लो चलते चलते, रिमार्क में करके लिख लो। रिमार्क में एक चीज चलते चलते लिख लो, तो वो भी एकदम पूरी तरह से क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। विनोद, लिख लिया इसको? 3 टाइप हो गए। इको में एक चीज रह गया लिखने को, आपको थोड़ा सा लिख लो। देखो इसमें ये जितनी डिस्टेंस जाएगा, बहुत ध्यान से देखना इसको भैया। मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? डी है अगर, तो डी ही डिस्टेंस जाएगी साउंड, और डी ही डिस्टेंस क्या होगी? वापस आएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड अगर वी है, हाँ स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड अगर वी है तो 2d अपॉन क्या होगा? टी। लिख लो भैया, टी क्या है? टाइम। 2d क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जितनी डिस्टेंस जाएगी उतनी ही डिस्टेंस वापस आएगी। इको में या रिमार्क में करके लिख लो इसको। दैट्स ऑल। इस तरह से ये क्या हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। इतना ही पढ़ना है। अब इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। शीट आपको ऑलरेडी दे दिया, ये दिया ना, प्रैक्टिस करना है, देखना है इसको। डन? ठीक है।